चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनका नाम है सर जॉर्ज बार्लो। और अगर इस जॉर्ज बार्लो नामक अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो इनका जो टेनर होता है, इनका जो शासनकाल होता है वो 1805 से लेकर 1807 तक होता है, 1807 तक होता है। ठीक है, हालांकि इस बीच में क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा लॉर्ड वेलेजली जो रिटायर होते हैं 1805 1805 में 1805 में वेलेजली के जाने के बाद कुछ समय के लिए अगेन यहाँ पर भेजा जाता है, रिटर्न भेजा जाता है किसे अपॉइंट कर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाकर, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में आते हैं, लेकिन अक्टूबर 1805 में ही उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो है जॉर्ज बार्लो को अपॉइंट किया जाता है एज अ एक्टिंग गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये एक एक्टिंग गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं, प्रोविंशनल गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट या पूर्ण रूप से नहीं है, पूरी तरह से गवर्नर जनरल के रूप में नहीं है, एक एक्टिंग गवर्नर जनरल की पोस्ट पर के तहत इन्हें अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, 1805 से 1807। अब इनके समय पर अगर देखा जाए तो एकमात्र इवेंट है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हुआ था, और उस घटना का नाम है वेल्लोर म्यूटनी। कौन सी म्यूटनी इनके समय पर हुई थी? वेल्लोर म्यूटनी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो वेल्लोर म्यूटनी है वो किसके समय पर हुई थी और कहां पर हुई थी। तो ध्यान रखिए, वेल्लोर में हुई थी म्यूटनी या विद्रोह, और ये घटना घटी है 1806 में, 1806 में। अब इस म्यूटनी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस रिवोल्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर इस रिवोल्ट का बेसिक रीजन क्या था और ये रिवोल्ट क्यों हुआ था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वेल्लोर म्यूटनी की, जो 1806 में हुई थी, और उस समय पर अगर देखा जाए तो गवर्नर जो थे वो जॉर्ज बार्लो थे। ठीक है, द वेल्लोर म्यूटनी जो है, जो 1857 का जब हम रिवोल्ट की बात करते हैं उससे कई ईयर पहले हुई है, लगभग देखा जाए तो 50 ईयर पहले हुई है। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ उससे लगभग 50 साल पहले ये रिवोल्ट देखा गया था या ये रिवोल्ट हुआ था। इट इरप्टेड द 10th of जुलाई 1806। ये विद्रोह किस तारीख को फूटा था? तो 10 जुलाई 1806, 10th of जुलाई 1806, 10 जुलाई 1806 में ये रिवोल्ट हुआ था। कहां पर? वेल्लोर में। वेल्लोर आज के समय प्रेजेंट डे में अगर बात की जाए तो वेल्लोर प्रेजेंट डे में जो है वो आता है कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में ये वेल्लोर है। यहाँ पे एक फोर्ट भी है, वेल्लोर फोर्ट, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की रेजिमेंट हुआ करती थी। तो वहां पे ये रिवोल्ट होता है 1806 में 10 जुलाई को। और अगर हम बात करें रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के विद्रोह की, तो वो होता है 10 मई को, 10th of मई 1857। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ठीक है, तो तमिलनाडु में ये जगह आती है और यहाँ पर ये रिवोल्ट देखा गया। अब देखिए, ये जो रिवोल्ट था इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या था, कॉजेस क्या थे, हम उसको समझ लेते हैं। वेल्लोर म्यूटनी कॉजेस। ठीक है, तो कॉजेस को समझ लेते हैं, कारण को समझ लेते हैं कि आखिर इस किन कारणों से ये रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, वेल्लोर म्यूटनी के क्या कॉजेस हैं, क्या रीजन है, तो समझे हम इस बात को इजीली सिस्टोमेटिक तरीके से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हुआ था कि वहां पर वेल्लोर में या जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, जो कमांडर इन चीफ थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनके द्वारा सिपोइस की जो ड्रेस थी उसके लिए एक नया ड्रेस कोड क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और ये जो ड्रेस कोड था, इस मुद्दे पर या इस बात को लेकर क्या होता है, म्यूटनी होती है। चलिए, तो वेल्लोर म्यूटनी जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम वेल्लोर म्यूटनी की बात करें और अगर उसे कंपेयर किया जाए 1857 के रिवोल्ट से, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो 1857 का विद्रोह और वेल्लोर का विद्रोह, दोनों ही विद्रोह में कुछ समानताएं हैं, कुछ सिमिलरिटीज हैं। जैसे कि वेल्लोर का भी विद्रोह जो है वो आर्म्ड या सैनिकों के द्वारा किया गया था। 1857 का विद्रोह भी किसके द्वारा किया गया था? बाय द सिपोइस, यानी सैनिकों के द्वारा ही। दूसरा, 1857 के विद्रोह में फाइनल जो डिटर्मिनेशन था सैनिकों का या इंडियन ट्रूप्स का या भारतीय लोगों का जो विद्रोह कर रहे थे, कि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है उन्हें वापस से भारत का शहंशाह बनाया जाए, उन्हें वापस से भारतीय सत्ता के केंद्र में स्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, वहीं हम अगर बात करते हैं वेल्लोर म्यूटनी की, तो यहाँ पर जो टारगेट था सिपोइस का या सिपाहियों का,
वो था कि जो टीपू सुल्तान के सक्सेसर्स हैं, टीपू सुल्तान के जो उत्तराधिकारी हैं, उन्हें अगेन क्या किया जाए, मैसूर का उत्तराधिकारी बनाया जाए, मैसूर का शासक बनाया जाए। ठीक है, तो ये लक्ष्य था, ये उद्देश्य था। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ समानताएं हैं। और किस विद्रोह में, बेल्लोर विद्रोह और साथ ही साथ 1857 के रिवोल्ट में। अब देखिए यहाँ पे इसके हम कॉजेस की बात कर रहे थे, इसके कारण की बात कर रहे थे। तो कॉजेस में मैंने बताया कि द इंग्लिश डिसरिगार्डेड टू द रिलीजियस सेंसिटिविटीज ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम इंडियन सिपॉइज। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो भारतीय जो सैनिक थे हिंदू और मुस्लिम, उनकी जो धार्मिक संवेदनाएं थी उनको ध्यान में नहीं रख रहे थे, उनके प्रति वो एक प्रकार से देखा जाए तो डिसरिगार्डेड थे, उनके प्रति उनकी अच्छी दृष्टिकोण नहीं थे। ठीक है, तो भारतीय सैनिकों के, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनकी धार्मिक संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो होता क्या है कि जो कमांडर इन चीफ होते हैं मद्रास के, जिनका नाम था जॉन क्रेडॉक। ठीक है, तो जॉन क्रेडॉक कमांडर इन चीफ ऑफ मद्रास, जिसका नाम होता है जॉन क्रेडॉक। ठीक है, तो ये जो जॉन क्रेडॉक नामक व्यक्ति होता है, जो कि कमांडर इन चीफ है, बेसिकली इस रिवोल्ट का सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए तो इस व्यक्ति को ही माना जाता है, इस पर्सन को ही माना जाता है। ठीक है, अब जॉन क्रेडॉक जो मद्रास में आर्मी इनका कमांडर इन चीफ है, क्या ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, क्या करता है, तो समझें आप इस बात को। ऑफ मद्रास had issued orders prohibiting soldiers from wearing religious marks on their forehead and also to trim their mustache and shave off their beards. ठीक है, beards, shave off their beards. दिस ऑफेंड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। ठीक है, अब आपको समझना है कि जो मैंने बातें कही हैं, क्या कहा है कि इन्होंने एक आदेश जारी किया है, एक ऑर्डर इशू किया है, और उस ऑर्डर में इन्होंने एक प्रतिबंध लगाने की बात कही है, एक प्रोविजन लगाने की बात कही है हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स को, कि जो हिंदू सोल्जर्स हैं उन्हें अपने सिर पर जो तिलक लगाने की जो रिचुअल को वो फॉलो करते हैं, तो उन्हें अपने सिर पर तिलक नहीं लगाना है। साथ ही उन्हें अपनी मूंछों को क्या करना है, ट्रिम करना है। ठीक है, अपनी मूंछें नहीं बढ़ाना है, अपनी माउस्टेच नहीं करना है, उन्हें क्या करना है, ट्रिम करना है, उन्हें काट लेना है। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने जो पगड़ी पहनने की जो परंपरा होती है, जो हम पगड़ी पहना करते हैं इंडियन सोल्जर, सिपाही या भारतीय लोग, उस पर भी इन्होंने क्या किया है, प्रोविजन लगाया, उस पर भी बैन लगाया। ठीक है, अब हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम से ये कहा गया है कि वो अपनी जो दाढ़ी है उसे क्या कर ले, कटवा ले। ठीक है, क्लीन शेव करने की बात कही गई है, शेविंग बनाने की बात कही गई। ठीक है, साथ ही मुस्लिम्स जो टोपी पहनते हैं, मुस्लिम्स जो टोपी पहनते हैं उसे भी क्या किया गया, हटाने की बात कही गई, उस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो जो रिलीजियस सेंसिटिविटी थी उसको पूरी तरह से इन्होंने क्या किया है, उस पर अटैक किया है, इस पर हमला किया। ठीक है, अब इससे क्या होता है देखिए, और साथ ही अब कहा गया है कि आप इसके बदले में क्या पहने, इसके बदले में आप एक हेलमेट पहने। ठीक है, तो इनके बदले में एक गोल हेलमेट उन्हें लगाने का कहा गया। दे वर ऑल्सो आस्क्ड टू वियर न्यू राउंड हेड्स इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल हेड गियर दैट दे वर यूज्ड टू। तो जो ट्रेडिशनल हेड गियर यानी जो हम हमारा जो ट्रेडिशनल जो हम पगड़ी पहनते थे उसके स्थान पर कहा गया है कि आपको क्या पहनना है, आपको एक हेलमेट पहनना है, आपको एक हेड पहनना। ठीक है, तो ये बातें कही गई इंडियन सोल्जर्स से, भारतीय सिपाहियों से, उन्हें इस तरह से प्रतिबंध लगाया गया उनके धार्मिक एक्टिविटीज पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, दिस लेड, अब देखिए भारतीय सिपाहियों में क्या होता है कि इस चीज से एक सस्पिशियस कंडीशन उत्पन्न होती है, एक आतंक या एक आशंकित विचारधारा उनके मन में आती है, और उन्हें ये लगता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो उन्हें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो उन्हें ईसाई बनाना चाह रहे हैं पूरी तरह से। ठीक है, इस एक्टिविटी के साथ ही वो हमें क्या बना देंगे, हमारे धर्म को बदलकर ईसाई बना देंगे। दिस लेड टू सस्पिशियन अमॉन्ग द सिपॉइज दैट दे वीआर बीइंग कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, कि वो अब यहाँ पर क्रिश्चियन बनने जा रहे हैं या उन्हें पूरी तरह से क्रिश्चियन बना दिया गया है। ठीक है, अब इसी के साथ से, इस घटना के बाद से ये जो सिपाही थे इनके द्वारा क्या किया जाता है, म्यूटनी की जाती है। ठीक है, क्रेडॉक वाज एक्टिंग अगेंस्ट द वार्निंग
from the military board not to bring about changes in the military uniform without taking into consideration all the required precautions of the Indian sensibilities। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा जिस तरह से कि पूरी जो जिम्मेदारी है वो जॉन क्रेडॉक की है, क्योंकि जॉन क्रेडॉक को ये साफ निर्देश थे कि मिलिट्री बोर्ड की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार ही आपको कार्य करना है, बिना भारतीयों की संवेदनाओं को नुकसान पहुंचाए आप इस तरह से किसी भी प्रकार की जो मिलिट्री में या भारतीय सिपाहियों की जो ड्रेसिंग कोड है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का बदलाव यूनिफॉर्म में नहीं करना। ठीक है, तो बिना भारतीयों की संवेदनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाने की बात बोली गई थी, और जो ये इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे पूरी तरह से अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो वो जॉन क्रेडॉक थे, जिन्होंने इंडियंस की सेंसिबिलिटी के अगेंस्ट में, भारतीयों की संवेदनाओं के अगेंस्ट में ये कदम उठाया था। ठीक है, अ फ्यू सिपाही हु हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस न्यू ऑर्डर वर टेकन टू फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड पनिश्ड सेवरली। तो कुछ सिपाहियों ने इनिशियल लेवल पर जब इसके खिलाफ कदम उठाया तो उन्हें क्या किया गया, पनिश किया गया, उन्हें दंड दिया गया। दे वर गिवन हैवी फ्लॉगिंग, और उनको अगर देखा जाए तो उन पर कोड़े मारे गए या उनको काफी गंभीर जो है फिजिकल हार्म पहुंचाया गया, फिजिकल थ्रेट उन्हें दिया गया। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद की बात की जाए, ऑल्सो प्रेजेंट इन वेल्लोर फोर्ट, और उन्हें वेल्लोर के किले में ले जाया गया, वेयर द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ टीपू सुल्तान, जहां पर टीपू सुल्तान की पत्नी और टीपू सुल्तान का जो पुत्र था वो क्या थे, वहां पर रहते थे या वहां पर वो बंदी थे। हु वर हाउस्ड इन अ पैलेस विद इन द फोर्ट, टीपू सुल्तान सन्स आल्सो इंस्टिगेटेड द रिवेलियन। ठीक है, तो ये जो जितने भी रिवोल्ट करने वाले सिपाही थे जिन्हें वेल्लोर के किले में बंद किया गया था और उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, वहां पर वो मिलते हैं किससे, टीपू सुल्तान की वाइफ और उनके पुत्र से, जो एक रिवोल्ट यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, जो कि एक रिवोल्ट यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो कोजेस आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब देखिए किस तरह से ये रिवोल्ट जो है सिस्टमेटिकली या घटनाक्रम जो है घटनाएं होती है। तो ऑन 10th ऑफ जुलाई जो मैंने बताया आप लोगों को कितनी तारीख को इवेंट होता है, ऑन 10th ऑफ जुलाई 1806 में the sepoy who had gathered killed 14 British officers and 115 Englishmen of the 69th regiment। तो यहाँ पे जो 69th regiment थी उसके 14 ब्रिटिश ऑफिसर्स, उसके 14 इंग्लिश ऑफिसर या अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। एंड 115 इंग्लिशमैन, और 115 अंग्रेजों की भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो 14 तो ऑफिसर्स या अधिकारियों को मार दिया जाता है और 114 अंग्रेजों को या आम जो अंग्रेज थे उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, द म्यूटनी स्टार्टेड ड्यूरिंग मिडनाइट एंड बाय डॉन द फोर्ट हैड बीन कैप्चर्ड बाय देम। तो ये जो म्यूटनी थी, ये जो विद्रोह था लगभग मिडनाइट में शुरू होती है, और देखा जाए तो ये जो किला था, ये जो फोर्ट था, इसको पूरी तरह से जो ऑफिसर्स थे वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपनी पूरे नियंत्रण में कर लेते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, दे राइज द फ्लैग ऑफ मैसूर सल्तनत ओवर द फोर्ट, और वो किले पर मैसूर का जो झंडा था, मैसूर का जो फ्लैग था उसे लहराया जाता है। दे ऑल्सो डिक्लेयर्ड टीपू सुल्तान सन फतेह हैदर एज ए किंग, और साथ ही वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जो टीपू सुल्तान के पुत्र हैं, जो टीपू सुल्तान के सन हैं, वही हमारे क्या होंगे, अगले सक्सेसर होंगे, जिनका नाम था फतेह हैदर। ठीक है, तो फतेह हैदर एज अ किंग डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। एज इट इज आप लोग इवेंट देखते हैं इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, और जब 11th ऑफ मई को जो इंडियन ट्रूप्स थे, जो भारतीय सिपाही थे जिन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था मेरठ में, वो दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर कर दिया जाता है किंग इंपीरियर ऑफ हिंदुस्तान, यानी शहंशाह हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन इस बीच में क्या होता है कि जब ये घटना घटती है 10 जुलाई को आधी रात को या मध्य रात्रि को, तो इसी बीच में कुछ ब्रिटिशर्स या कुछ अंग्रेज अधिकारी निकल कर या छुप कर पहुंच जाते हैं अरकाट। ठीक है, और अरकाट में जाकर जो ब्रिटिश फोर्स थी, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको इस खबर की जानकारी दे देते हैं। ठीक है, बट अ ब्रिटिश ऑफिसर हु हैड एस्केप्ड द फोर्ट alerted the British force present at Arcot from Arcot British troops arrived, he was able to quell the rebellion। तो यहाँ पर जैसे ही अरकाट पहुंचा जाता है, या अरकाट जैसे ही खबर पहुंचती है कि ये घटना बेल्लोर में घटी है, और आप सभी को पता है अरकाट जो है वो भी तमिलनाडु में ही आता है। ठीक है, किसी समय पर देखा जाए तो अरकाट जो है कैपिटल हुआ करती थी कर्नाटक की। तो यहाँ पे अरकाट पहुंच जाते हैं, और अरकाट के जो ऑफिसर्स थे, अरकाट के जो सिपाही थे, वो यहाँ पर अब आते हैं इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए, इस रिवेलियन को कंट्रोल करने के लिए। और लगभग 350 जो
ये जो अर्काट के सिपाही थे ये लोग पहुंचते हैं कहां पर, बेल्लोर में, और बेल्लोर में आकर इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो लगभग 350 इंडियन सोल्जर्स या भारतीय सिपाहियों को क्या किया जाता है, मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है। और फाइनली इस रिवोल्ट को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, या इस रिवोल्ट को कंट्रोल कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम अगर देखें कि इस रिवोल्ट के मेजर इंपैक्ट क्या होते हैं, मुख्य प्रभाव क्या होते हैं, तो अगर हम मेजर इंपैक्ट या प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला कि जितनी भी रेजिमेंट्स थी जो इस बेल्लोर के रिवोल्ट में शामिल थी, उन सभी को डिसबैंड कर दिया जाता है, उन सभी को डिसमिस कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, आफ्टर अ ट्रायल सिपोय इन्वॉल्व्ड इन द म्यूटनी वर पनिश्ड बाय डेथ। ठीक है, तो जो भी सैनिक इस विद्रोह में शामिल थे उन्हें क्या दिया गया, मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। जॉन क्रेडॉक जो इस रिवोल्ट का बेसिक रीजन था, जॉन क्रेडॉक और बाकी जो भी दूसरे ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी और ये जो यूनिफॉर्म कोड है वो लेकर आए थे लोगों को, या ब्रिटिश जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके ऊपर इस तरह से धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में ना रखते हुए ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी। तो ये जो जॉन क्रेडॉक और जो बाकी ब्रिटिश सीनियर ऑफिसर्स थे जो इस पूरे इवेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, उन्हें वापस से इंग्लैंड बुला लिया जाता है, उन्हें वापस से ब्रिटेन बुला लिया जाता है। ठीक है, John Craddock and the other British officers responsible for the new dress regulation were recalled to Britain। तो ये जो न्यू ड्रेस रेगुलेशन लेकर आए थे ये मद्रास के कमांडर इन चीफ, इन्हें वापस से क्या किया कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है। और जो न्यू ड्रेस रेगुलेशन था उसे भी क्या कर दिया जाता है, अबोलिश कर दिया जाता है, उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस न्यू ड्रेस रेगुलेशन को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस ले लेती है और अब इंडियन ट्रूप्स को इस तरह से विवश नहीं किया जाएगा। टीपू सुल्तान और उनकी फैमिली की अगर बात करें तो उन्हें यहां से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया जाता है, उन्हें कलकत्ता लेकर जाया जाता। ठीक है, और ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि इस रिवोल्ट को जितनी ज्यादा ब्रूटली कंट्रोल किया गया था, इतने बुरी तरीके से दबाया गया था। ठीक है, और ये जो था ये जो रिवोल्ट को जिस तरह से दबाया गया था और इतना अनह्यूमैनिक वे में लोगों के ऊपर अत्याचार हुए थे सिपाहियों के ऊपर इसे कंट्रोल करने में, कि जब 1857 का रिवोल्ट होता है, जब 1857 का विद्रोह होता है, तो साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से जो सिपोइस थे, जो सैनिक थे, उनके द्वारा इस रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया जाता। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमने डिस्कस किया है रिवोल्ट ऑफ 1857 और 1857 में हम देखते हैं कि साउथ इंडिया जो था या साउथ इंडिया के जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया था। उसका बेसिक रीजन यहाँ पे, या एक वन ऑफ द रीजन ये था कि it is believed that the brutal and swift suppressing of the Vellore mutiny is partially responsible for the southern sepoys not to taking part in the Indian revolt of 1857। तो जिस तरह से ब्रूटली इसे सप्रेस किया गया है, इसे नियंत्रित किया गया है, यही कारण होता है कि साउथ इंडिया के सिपाहियों के द्वारा 1857 के रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया जाता। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि इस रिवोल्ट में जो आइडियोलॉजी थी वही या जो काम किया जा रहा था उसी तरह की एक्टिविटी 1857 में भी हुई है। 1857 में जहां बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह बनाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैसूर का अगला सक्सेसर जो है टीपू सुल्तान के पुत्र को बनाए जाने की कोशिश यहाँ पे ट्रूपर्स के द्वारा की जा रही थी, सिपाहियों के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, तो हल्का सा आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो रिवोल्ट ऑफ 1806 था, या हम उसे सिपोय म्यूटनी या फिर हम वेल्लोर म्यूटनी के नाम से जानते हैं, उसके पीछे का जो बेसिक रीजन था वो था कमांडर इन चीफ ऑफ मद्रास जिसका नाम जॉन क्रेडॉक था। और जॉन क्रेडॉक एक न्यू यूनिफॉर्म कोड लेकर आते हैं, एक नया ड्रेस यूनिफॉर्म कोड लेकर आते हैं, जिसके तहत जो इंडियन ट्रूपर्स थे, जो भारतीय सिपाही थे, खासतौर से हिंदू एंड मुस्लिम्स, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। और उनसे कहा जाता है कि जो हिंदू हैं उन्हें अपने सिर पर तिलक लगाने से मना की जाती है, और साथ ही उन्हें मूछ कटवाने का आदेश दिया जाता है, साथ ही उन्हें पगड़ी ना पहनने का भी आदेश दिया जाता है। और एज इट इज बात मुस्लिम्स के लिए की जाती है, और मुस्लिम्स को यह कहा जाता है कि उन्हें अपनी क्लीन शेव करना है और साथ ही साथ उन्हें क्या करना है, टोपी नहीं पहनना, जो मुस्लिम रिलीजन में काफी ज्यादा फेमस है। अब इसके बदले में इंडियन ट्रूप्स को, भारतीय सिपाहियों को कहा जाता है कि आपको एक क्या करना है, हेड पहनना है, एक हेलमेट पहनना है। ठीक है, इस बात को लेकर ही रिवोल्ट होता है, इस बात को लेकर ही विद्रोह होता है। और इसे धीरे धीरे जो 10 जुलाई की जो घटना होती है 1806 में, जिसमें लगभग 14 ऑफिसर्स और देखा जाए तो लगभग 115 के लगभग जो ब्रिटिश या इंग्लिश मैन जो थे उनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है,
तो ये घटना होती है और उसके बाद फिर जो अर्काट के सिपाही थे उन्हें बुलाया जाता है, या जो अर्काट की सेना थी वो यहाँ पर आती है और रिवोल्ट को कंट्रोल करती है, और लगभग 350 इंडियन ट्रूप्स यहाँ पे इसी विद्रोह के बाद मारे जाते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट मैंने बताया है कि 1857 के रिवोल्ट में फिर इसी कारण से साउथ के जो सिपोइस थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने और बाकी क्या इम्पैक्ट हुए हैं, तो जो क्रेडोक था उसे वापस से बुला लिया जाता है, जॉन क्रेडोक को वापस से बुला लिया जाता है, जो न्यू ड्रेस रेगुलेशन कोड आया था उसे वापस ले लिया जाता है। इस तरह से ये इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और बाकी जो जो रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी उन सभी को डिसमिस कर दिया जाता, उन सभी को डिसबैंड कर दिया जाता। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है लॉर्ड बॉरलॉक के बारे में। इनके समय पर, इनके शासनकाल में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो था वो वेल्लोर रिवोल्ट या वेल्लोर म्यूटनी था, जो 1806 में होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। इसके बाद हम बात करें, इनके बाद जो गवर्नर जनरल आते हैं बनकर, उनका नाम होता है लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जो 1807 से 1813 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं। अब इनके टाइम पर या इनके टेनर में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अगले टाइम पर या अगली क्लास में। ठीक है।